स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में 15 नाम बदल दिए हैं। 4 जिलों के 14 जगह रोड और चौराहों के साथ एक नगर पंचायत का नाम भी बदला गया। मुस्लिम नामों को बदलकर देवभूमि की भावना के मुताबिक किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर में ये नाम बदले गए, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की भावना के हिसाब से लिया गया फैसला बताया है। कहां बदले गए नाम आप देख सकते हैं। जिला हरिद्वार में कौन कौन सी जगह, भगवानपुर ब्लॉक, पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, ये भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। उत्तराखंड में 14 सड़कों, चौराहों, एक नगर पंचायत का नाम बदलने की सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के साथ राज्य की सियासत में औरंगजेब और शिवाजी की एंट्री हो गई है। नाम बदलने पर हिंदुवादी संगठन खुश हैं तो विपक्ष को नामकरण में झोल नजर आ रहा है। जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है। ईद की शाम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राजनीति का ऐसा शॉट खेला जिसकी उम्मीद शायद विपक्ष को भी नहीं थी। धामी सरकार ने 4 जिलों की 14 सड़कों, चौराहों और एक नगर पंचायत का नाम बदलने की घोषणा कर दी। हरिद्वार जिले का औरंगजेबपुर शिवाजी नगर बन गया तो अकबरपुर विजयनगर बन गया। हल्द्वानी की नवाबी रोड का नया नामकरण अब अटल रोड हो गया तो देहरादून का मियांवाला रामजी नगर बन गया। इसी तरह उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत कौशल्यपुरी नगर पंचायत हो गई। हिंदुवादी संगठन इस घोषणा से खासे गदगद है। केंद्र सरकार ने जो हमको धामी वॉशिंग पाउडर दिया है वो उत्तराखंड के जो कलंकित नाम है, जैसे आपका चांदपुर, कितना कलंकित नाम है चांदपुर। मियांवाला कितना कलंकित नाम है, मतलब वहां रह रहे कौन रह रहा है? पहाड़ी, पंजाबी, हिंदू। और हम क्या बोल रहे हैं? मियांवाला। हम किसी को अपने रिश्तेदार होते हैं ना, उनको बोलते हैं, कहते हैं मियांवाला। बड़ी शर्म से आते थे भाई जी आप। लेकिन आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि वह उसका नाम पुष्कर सिंह धामी जी ने राम जी वाला रख दिया है। अब वहां का जो भी मियाँ होगा, जितने मियाँ होंगे ना, वो भी राम जी वाला बोलेंगे। इधर हिंदुवादी संगठन इस बात से खुश हैं कि नए नामकरण से मुस्लिम पहचान का लबादा उतरा, तो दूसरी ओर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तराखंड यूपी के नक्शे कदम पर चल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी नामकरण गैर जरूरी लगता है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। अब यहाँ ये नाम क्यों बदले गए मुझे पता नहीं। और यदि हाँ विकास की तासीर बदल जाती है, जैसे मोहम्मदपुर जट गांव है, यदि सरकारी समय वो गांव के लोग जो है 425-450 कुछ मांग रहे हैं गन्ने का पर कुंटल खरीद मूल्य, वो बढ़ जाता है तो मैं भी ताली पीटूंगा। मैं कहूँगा यार वक़्त ये तो मोहम्मदपुर से मोहनपुर होने से बढ़िया हो गया। तो उसी तरीके से अब यहाँ देहरादून में मियांवाला का नाम बदला है। हर मियाँ तो उत्तराखंड की राजपूतों की एक अति सम्मानित प्रतिष्ठित बहादुर जाति उपजाति है। अवैध मजार और मदरसों को निशाने में लेने, यूसीसी को लागू करवाने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम बदलने की कवायद ने सीएम धामी की हिंदुवादी छवि को मजबूत करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। और हाल ही में जारी हुई देश के ताकतवर नेताओं की लिस्ट में सीएम धामी को खासी बढ़त मिलना भी इसका एक उदाहरण है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नाम बदलने को लेकर आए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान की पूर्व सीएम हरीश रावत ने काफी निंदा की है और उन्होंने कहा उत्तराखंड हमने बड़े संघर्षों के साथ हासिल किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा उन्हें याद नहीं हो तो वे अपने पिताजी की पुरानी डायरी पढ़ लें। उत्तराखंड हमारे संघर्ष, स्वाभिमान, अभिमान का प्रतीक है। अखिलेश का इस तरह का बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अखिलेश जी ने किस सोच से काम मैं नहीं जानता, मगर उनको याद होना चाहिए, नहीं तो
अपने पिताजी की पुरानी डायरी पढ़ लें, हमने संघर्ष से लड़ करके इस राज्य को बनाया है। तो इसलिए उत्तराखंड हमारे संघर्ष और स्वाभिमान अभिमान का प्रतीक है और हम इसलिए मैं अखिलेश जी की इस कमेंट को स्वीकार नहीं करता। उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। हरिद्वार जिले के गाजीवाली का नाम बदलकर आर्यनगर करने की घोषणा के बाद गांव में हलचल है। यहां पंचायत भवन पर जमा हुए ग्राम प्रधान और उनके समर्थकों ने नाम बदले जाने की खुशी मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। लोगों का कहना है कि गाजीवाली का इतिहास स्वामी श्रद्धानंद से जुड़ा हुआ है, इसलिए गांव का नाम आर्यनगर किया जाना अच्छा फैसला है। गांव वालों में अति उत्साह है। अति उत्साह के साथ आप देख रहे हैं, एक आध आदमी होते हैं। ये हमारे यहाँ 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो एक श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं और आर्य शब्द एक श्रेष्ठ शब्द होता है। तो उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले गए हैं। इसके बाद ज्यादातर लोग खुशी मना रहे हैं, तो कुछ लोगों के मन में चिंता सता रही है कि उनके एड्रेस का क्या होगा। तो उसका भी जवाब हम आपको देते हैं। असल में लीगल एक्सपर्ट्स ने एक झटके में लोगों को इस चिंता से मुक्त कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 15 नामों को बदल दिया तो फैसले का कई तरफ से स्वागत हुआ, लेकिन अब इन इलाकों में रहने वाले लोगों को चिंता भी सता रही है कि आखिर उनके डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा। न्यूज़ 18 की टीम भी लोगों के बीच पहुंची, जिसमें देहरादून के साथ हल्द्वानी के भी लोग थे और लोगों को यही चिंता थी कि अब उनको आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड को भी बदलना होगा। हमारे बच्चों के मार्कशीट में सब में नवाबी रोडी लिखा हुआ है, तब उस चीज को कैसे चेंज किया जाए। जो लोग बाहर रहते हैं यहाँ से, जो आज नवाबी रोड में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, उनकी चिट्ठी पत्री में दिक्कतें आएंगी। कई जॉब करते हैं, तो उस जॉब में जो उन्होंने पहले नवाबी रोड का नाम दे रखा था, आज अटल रोड, उसमें कई चीज प्रकार की दिक्कतें आएंगी। काफ़ी दिक्कत है। मेन तो कागजी दिक्कत है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बच्चों के राशन कार्ड से लेके हर चीज़ से चेंज होगा। अब इसको चेंज करके कौन दे। लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि नाम बदलने से किसी के लिए कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जो नाम है वो नाम वैसे ही रहेंगे, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ ही कानून के जानकारों का कहना है कि सिर्फ अब जो नए डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उनमें नाम बदले हुए होंगे, लिहाजा ना तो जनता पर कोई बोझ पड़ने वाला है और ना ही लोगों को नाम बदलने से कोई परेशानी होने वाली है। शैक्षणिक या किसी भी प्रकार के दस्तावेज जो कि सरकारी अर्ध सरकारी किसी भी प्रकार की इस तरह से जारी किए गए हों, तो वो वही रहते हैं। उसके बाद आगे से जिस दिन ये नाम बदलता है, उससे अग्रिम तिथियों पर आगे की समय के लिए उसमें नया नाम जो है अंकित किया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि जो निवासी उस स्थान के हैं, जिस जगह का नाम बदला गया है, चाहे वो जिला हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो राज्य हो, कि उनके दस्तावेज बेकार हो जाए। यानी कि धामी सरकार के नाम बदलने के फैसले से जो कुछ लोग चिंता में थे कि उनको अब समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक पुराने कागजात बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है और नए डॉक्यूमेंट्स सरकारी विभाग ही नए नाम से जारी करेंगे। देहरादून से भारती सकलानी और हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले 3.5 सालों के भीतर सीएम धामी ने देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए, लेकिन इसके बावजूद भूमाफिया साजिशें रचने में जुटा हुआ है। ऐसी ही एक साजिश का खुलासा हुआ है कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में, जहां डेमोग्राफी चेंज की बड़ी साजिश सामने आई है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार है हल्द्वानी, जहां से कुमाऊं के इस खूबसूरत पहाड़ों का एंट्री गेट खुलता है। लेकिन इसी एंट्री गेट पर जमीन माफिया ने बेहद डराने वाली साजिश रच डाली। फतेहपुर इलाके के चौंसला गांव में पिछले 6 महीने में 1-2 नहीं बल्कि 70 से ज्यादा लोगों ने जमीन अपने नाम कर डाली है। जमीन बेचने वाला आर्थिक परेशानी का हवाला देकर एफिडेविट तहसील में जमा करता रहा और तहसील जमीन बेचने की परमिशन देती रही। हालात ऐसे हो गए कि धर्म विशेष के लोग इलाके में अपना वर्चस्व जमाने लगे हैं। चौसला की डेमोग्राफी चेंज को लेकर
मेरे द्वारा कई बार शिकायत की गई। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी डेमोग्राफी चेंज को लेकर काफ़ी सजग और सक्रिय हैं। उसके बावजूद हल्द्वानी के जो अधिकारी हैं, जिसमें मैं माननीय तहसीलदार का नाम लेके कह सकता हूं कि तहसीलदार द्वारा काफ़ी शिकायत के बावजूद भी पटवारी और तहसीलदार की ये स्थिति वो अपने कार्यालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। खास बात यह है कि हल्द्वानी ब्लॉक के चौंसला गांव में जमीन लेने वाले ज्यादातर लोग धन विशेष के हैं और यूपी के रामपुर, बिलासपुर, स्वार, मुरादाबाद और बहेड़ी के रहने वाले हैं। हल्द्वानी के मेयर भी शहर के बेहद नजदीक वाले ग्रामीण इलाके में हो रहे इस डेमोग्राफिक बदलाव से बेहद चिंतित हैं। उन्होंने तो बाकायदा अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन तक की चेतावनी दे डाली है। आखिर वो 68 रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई, उनका दाखिल खारिज कैसे हो गया, वो कौन लोग हैं और वो अधिकतर लोग उत्तराखंड से बाहर के हैं, उनका कोई परीक्षण नहीं हुआ। और हमने जब पता किया तो पता ये चल रहा है कि वो जो बेचने वाला है वो बार बार एक ही एफिडेविट लगाता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं कॉलोनी नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मुझे पैसों की वजह से एक प्लॉट बेच रहा हूँ। और मुझे जानकारी मिली है तहसील के अंदर से कि लगभग 50-60 एफिडेविट लगभग एक ही व्यक्ति के। सरकार डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंतित है, लेकिन इस चिंता के बीच घने जंगलों के बीचों बीच ये लोग क्यों जमीन ले रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ज्यादातर स्थानीय लोग दबी जुबान में कहते हैं कि गांव से लगी हुई सैकड़ों हेक्टेयर सरकारी जमीन है, जिस पर भूमाफिया की निगाह है। इस जमीन पर भी भूमाफिया कब्जा कर चुका है। ऐसे में देवभूमि का मूल स्वरूप कैसे बचेगा, ये बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार से विभागों की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। पहले दिन वन विभाग और ऊर्जा विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड राज्य की मुख्य अवधारणा में ऊर्जा और पर्यटन प्रदेश था और पर्यटन क्षेत्र में राज्य में तेजी से कार्य हो रहे हैं, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संभावनाओं पर कार्य करने की जरूरत है। सीएम धामी ने कहा, शहरों में बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने का काम मानसून सीजन से पहले पूरा किया जाए। सरकारी बिल्डिंग में सोलर रूट टॉप लगाने का काम भी जल्द पूरा करें। सीएम ने कहा, वन विभाग के गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया जाए। जड़ी बूटी, कृषि, मार्केटिंग क्षेत्र में संभावनाएं तलाशी जाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के धर्मपुर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान, मां दुर्गा और भगवान शिव की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। और देहरादून में कुट्टू के आटे को खाने के बाद बीमार हुए लोगों के बाद नैनीताल के बाजारों में भी छापेमारी की गई। नैनीताल खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों में छापा मारा और कुट्टू के आटे के सैंपल लिए। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने सभी से अपील की है कि वो कुट्टू का आटा ना खरीदे, ना ही खाएं। आपको बताएं कि सोमवार को देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए थे। जैसा कि सभी को विदित है कि कल देहरादून में कुट्टू के आटे खाने से लगभग 350 लोग बीमार हैं। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि कुट्टू का आटा का नमूना लिया जाए और उसको मौके पर नष्ट करवाया जाए। देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने के बाद सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए थे। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। लेकिन आखिर क्यों कुट्टू का आटा जहरीला हो जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। नवरात्र के व्रत में अधिकतर श्रद्धालु कुट्टू के आटे से बने भोजन का उपयोग करते हैं। देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे को खाने के बाद सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए थे। कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कुट्टू का आटा क्यों जहरीला हो जाता है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। नमी की वजह से कुट्टू के आटे में एक फंगस पनपता है, जिससे अफ्लैटॉक्सिन नाम का जहरीला तत्व बनता है, जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा पुराना आटा खराब होकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में कुट्टू के दानों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड हैं, जो शरीर में जाकर साइनाइड जैसे टॉक्सिन में बदल सकते हैं।
नकली या मिलावटी आटे में खतरनाक केमिकल और खराब अनाज मिलाए जाते हैं, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा है कि कुट्टू के आटे में फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन, ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो अब एक लिमिट से ज़्यादा उसमें पाया जाता है अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा, और लोग उसको खाते हैं। दूसरा, लोगों का उसको खाने से पहले क्या होता है कि दिन भर, पूरे दिन भर वो लोग व्रत रखते हैं और उस कुट्टू के आटे से पूरियाँ बनाते हैं तेल में, और वो ऑयली ज़्यादा हो जाता है, एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, तो उसको खाने से लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है। इसका ये जो बेसिकली इसके जो परिणाम आते हैं वो एसिडिटी के कारण लोगों को वॉमिटिंग होने लगती है। कुट्टू के आटे को लेकर खाद्य विभाग ने लोगों को कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह दी है। कैसे जरा सी लापरवाही सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अगर आप कुट्टू का आटा खरीद रहे हैं तो हमेशा ताजा ही खरीदने की कोशिश करें। प्रशासन भले ही अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और विकासनगर की ढालीपुर नदी के पास सोमवार को गौवंश के अवशेष मिलने के बाद माहौल गरमा गया था। इसके बाद मंगलवार को हिमाचल और उत्तराखंड पुलिस ने खुलासा करते हुए 10 लोगों को अरेस्ट किया। इसमें 8 उत्तराखंड के सहसपुर से और 2 हिमाचल के सिरमौर से गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें घटना में शामिल अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरोह का खुलासा भी हुआ है। भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी। 195 बीएनएस में भी किया गया, 325 जो सेक्शन है बीएनएस की उसमें भी किया गया, साथ ही पशु क्रूरता और जो स्लॉटर एक्ट है उसमें भी किया गया था। तत्काल हमारी टीम बन गई थी, हमारे एसपी जो ग्रामीण है उनके नेतृत्व में टीम बन गई थी। यहाँ से कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा था। इसमें 8 लोग को इसमें अभी उत्तराखंड में अरेस्ट किया गया है और इनसे जो बरामदगी की गई है, जो इसमें वो चापड़ जिन्होंने छिपा के रखे थे और जो अन्य जो उपकरण होते हैं अवैध कटान के या जो भी है, तो सब बरामद कर लिए गए। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को चार्ज नहीं देने पर हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। हाईकोर्ट ने सचिव पंचायती राज और डीएम चमोली समेत अन्य पक्षकारों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर अवमानना का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा आखिर क्यों उनके आदेश के बाद भी चार्ज नहीं दिया। 27 मार्च को हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को प्रशासक का चार्ज देने के आदेश दिए थे और सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में बताया कि अभी चार्ज नहीं दिया गया है। आज सरकारी वकील साहब ने बताया है कोर्ट को कि उन्होंने चार्ज नहीं दिया है, जिसका स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जो सेक्रेटरी पंचायती राज हैं और डीएम चमोली हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिए हैं और स्वतः संज्ञान ले लिया है। देहरादून में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई फीस की मार पेरेंट्स पर पड़ रही है। इसको लेकर कोई सिस्टम तो तैयार है नहीं, लेकिन प्रदर्शन जरूर चल रहे हैं। महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव के बाद मुख्यमंत्री आवास की कूच की चेतावनी भी दी है। देखिए। मंगलवार 1 अप्रैल से स्कूलों का नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कई प्राइवेट स्कूलों की फीस पेरेंट्स की जेब पर भारी पड़ रही है। इसी मुद्दे के साथ महिला कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर प्रदर्शन किया, पर पुलिस ने महिलाओं को पहले ही रोक लिया। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर शिक्षा विभाग ने बढ़ी फीस पर कार्रवाई नहीं की तो मुख्यमंत्री आवास कूच होगा। देखिए, हमारे कुछ पेरेंट्स से बात हो रही है और मुझे लगता है कि ये दबाव हम लोग जरूर बना पाएंगे कि फीस वापस, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से आज स्कूल मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं और लगातार पेरेंट्स इस बात से परेशान है कि हर साल उनके बच्चों की फीस बढ़ रही है। शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास इस मुद्दे पे घेराव करें कि प्रदेश के बच्चों की शिक्षा के साथ कम से कम सरकार खिलवाड़ न करे। देहरादून शहर की पहचान पढ़ाई के लिए मशहूर शहर की रही है, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जनसंख्या और जरूरत बढ़ने के साथ स्कूलों की मनमानी भी बढ़ी है। नतीजा यह है कि स्कूलों की फीस हर साल सियासी मुद्दा बनती जा रही है। बीजेपी का कहना है कि इसमें नई बात नहीं है, पर जो स्कूल गलती करेगा उस पर कार्रवाई के आदेश खुद सीएम दे चुके हैं। निजी विद्यालयों में फीस महंगी कोई नई बात नहीं है। ये पुराने समय से ही लगातार निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि होती रही है, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी निजी क्षेत्र की संस्थान अगर मनमानी शुल्क वृद्धि करते हैं और मनमाने दरों पर किताबें बेचते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हर साल स्कूलों की मनमानी के आगे पेरेंट्स को मजबूर और परेशान होना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में देखना होगा कि सस्ती एजुकेशन के लिए सड़क पर हो रहे प्रदर्शन से डिपार्टमेंट और स्कूल के कान में जू रेंगती है या नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। केदारनाथ धाम जैसे विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में इन दिनों मजदूर बर्फ सफाई के कार्य में जुटे हैं और 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और गौरीकुंड से केदारनाथ तक 19 किलोमीटर पैदल मार्ग पर बड़े बड़े ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस बार यात्रा की शुरुआत में तीर्थयात्री ग्लेशियरों के बीच से होकर रोमांचकारी यात्रा भी कर सकेंगे। तो चारधाम यात्रा की तैयारी तेजी के साथ चल रही है। वहीं सीएम धामी के आदेश के बाद चारधाम यात्रा को ग्रीन यात्रा के रूप में संचालित करने की तैयारी है। ऐसे में सभी धामों में प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने का प्लान है। बद्रीनाथ धाम में मिलने वाला प्रसाद जूट के थैलों में यात्रियों को देने की तैयारी की जा रही है। मंदिर समिति इसको लेकर तैयारी कर रहा है। ग्रीन यात्रा में हमारा उद्देश्य होगा कि लोग पॉलीथीन का प्रयोग न करें, तो इसलिए बीकेटीसी ने निर्णय लिया है कि हम लोग जूट के बैग बनाएंगे और हमारे कर्मचारियों को उसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। और हम लोग इस बार जितने भी प्रसाद हैं वहाँ के, चाहे वेंडर्स हैं चाहे हम ही लोग हैं, हम सारे प्रसाद को जूट के बैग में देंगे ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम कोशिश करें कोई भी व्यक्ति पॉलीथीन का उपयोग न कर पाए। देहरादून में सीएम धामी ने इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम धामी ने क्रिकेट में अपना हाथ में आजमाया है। सीएम धामी ने क्रिकेट खेला, धुआंधार बल्लेबाजी की और सीएम धामी ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में काफ़ी रोल है। भाग दौड़ भरी जीवन शैली में खेल हमारे मानसिक तनाव को कम करते हैं, फिटनेस को ठीक करते हैं। सीएम धामी ने ये भी कहा कि सरकार भी राज्य में खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही है। दर्शन सिंह रावत जी वॉइस, ठीक है, नवीन है सर, हिंदुस्तान अखबार से है। लगातार हमको स्वस्थ रखने के लिए ये खेल बहुत जरूरी होते हैं और नियमित रूप से डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट को खोल दिया गया है। पर्यटकों के लिए गंगोत्री पार्क के गेट खोले गए। चीन सीमा से लगा गंगोत्री पार्क देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि करीब 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गेट खुलने के साथ देश विदेश के सैलानी नीलांग वैली और गरतांग गली के भी दीदार कर सकेंगे। हालांकि गौमुख ट्रैक के सभी को इंतजार करना पड़ेगा। गौमुख ट्रैक पर हिमस्खलन हुआ है, जिन्हें हटाया जा रहा है। मार्ग ठीक होते ही गौमुख ट्रैक को खोल दिया जाएगा। पिथौरागढ़ के सीएमओ डॉक्टर जेएस नबियाल लंबी सर्विस के बाद रिटायर हो गए हैं, लेकिन सीएमओ नबियाल का विदाई समारोह काफी चर्चाओं में है। असल में खुद सीएमओ नबियाल ने अपने विदाई समारोह को यादगार बना डाला और नबियाल ढोल नगाड़ों की थाप में इस कदर थिरकते नजर आए कि खुद को भी रोक नहीं पाए। डॉक्टर नबियाल के साथ कदम ताल करने लग गए डॉक्टर्स भी। और नबियाल ने 35 सालों तक सेवाएं दी हैं। उन्हें बच्चों का बेहतरीन डॉक्टर भी माना जाता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें ब्रेक पर जाने से पहले युवा भारत की ताकत को करीब से आपको जानना चाहिए। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025, जहां पर एक साथ मिलेंगे नए आइडियाज, बड़े सपने और आगे बढ़ने की सोच। ये मौका है दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट से सीखने का। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में। आप भी इसका हिस्सा जरूर बनिए। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com राइजिंग भारत समिट पर।